नमस्कार। आज इस वीडियो में मैं आपके फर्स्ट पेपर के लिए एसिड रेन से संबंधित कुछ खास प्रश्नों को लेकर आया हूं। ये सभी प्रश्न आपकी परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी उपयोगी हैं। आप इनको देखिएगा और समझिएगा और जानिएगा कि इन प्रश्नों के सही उत्तर क्या हैं। अगर आपने मेरा इसके पहले वाला एसिड रेन से संबंधित वीडियो देखा है, समझा है, तो निश्चित ही आप इस वीडियो में दिए गए सभी एमसीक्यू को पूरा सही कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं और देखते हैं कि आज कौन कौन से प्रश्न हैं और जानते हैं कि इसमें क्या क्या ऐसी खास चीज़ें हैं जो हो सकता है कि आपने अभी ना पढ़ी हों। मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर आप इस पीडीएफ को प्राप्त करना चाहते हैं तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करने के लिए आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएं, वहां पर आपको लिंक प्रोवाइड किया गया है। तो यहाँ पर कुछ क्वेश्चन हैं, इनको देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, सल्फर उत्सर्जन का सबसे बड़ा स्रोत क्या है? मैंने आपको इसके पहले जब एसिड रेन को डिफाइन किया था उस समय आपको सब कुछ बताया था। तो अगर आप जानते हैं तो आप बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। पूछा है कि सल्फर उत्सर्जन का सबसे बड़ा स्रोत क्या है। ऑप्शन दिए गए हैं, पेट्रोलियम पदार्थों का दहन, कोयला दहन, ज्वालामुखी उद्गार और धातु शोधन। तो मैं आपको बताना चाहूँगा इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा दैट इज ऑप्शन बी, कोयला दहन। सल्फर का जो सबसे बड़ा उत्सर्जन स्रोत है वो है कोयला दहन। यहाँ पर सबसे बड़ा स्रोत की बात कही गई है। वैसे मैं आपको बताया था पहले कि जो सल्फर होता है वो प्राकृतिक स्रोत के अंतर्गत सागरों से उत्पन्न होता है, ज्वालामुखी उद्गार से उत्पन्न होता है और मृदा में जैविक प्रक्रियाओं के माध्यम से उत्पन्न होता है और वनस्पतियों के सड़ने से भी उत्पन्न होता है। और उसके बाद जो मानव निर्मित स्रोत होते हैं उसमें कोयले के जलने से सल्फर उत्पन्न होता है, यानी सल्फर डाइऑक्साइड के रूप में, जो कि 60% होता है। तो 60% बहुत ज़्यादा होता है और इस प्रश्न में ये पूछा है सबसे बड़ा स्रोत क्या है। और इसके बाद आपकी जानकारी के लिए बताऊं कि सल्फर का उत्पादन पेट्रोलियम पदार्थों से भी होता है। शुद्ध धातुओं जो जैसे कि आपका आयरन, स्टील होता है, इसको जब इसके जो सल्फाइड होते हैं उसके अयस्कों को गलाते हैं वहाँ से भी उत्पन्न होता है। और जो कच्चे तेल होते हैं उसका परिशोधन करने से भी उत्पन्न होता है। तो ये सारी चीज़ें आप अपनी जानकारी के लिए ध्यान रख सकते हैं। बट इस क्वेश्चन में जो पूछा था उसके अनुसार इसका बी ऑप्शन सही है, कोयले के दहन से सबसे ज़्यादा होता है जो कि 60% होता है। और अगर आप इस सभी चीज़ों के बारे में डिटेल से समझना चाहते हैं तो मैंने इसके पहले जो वीडियो अपलोड किया था, और या फिर मैं कहूँ जो मैंने प्लेलिस्ट क्रिएट करके रखी है, आप उसको देखिए। उसमें आपको सभी चीज़ें बहुत डिटेल में मिलेंगी जो कि निश्चित ही आपकी नॉलेज को बहुत ज़्यादा इनक्रीज करेंगी। यहाँ पर एक दूसरा क्वेश्चन है जिसमें कहा गया है, अम्लीय वर्षा हेतु जिम्मेदार फार्मिक अम्ल का निर्माण किससे होता है? यहाँ पर ये अम्लीय वर्षा लिखा है, एसिड रेन हेतु जिम्मेदार फार्मिक अम्ल का निर्माण कैसे होता है? आपको मैं बता दूं जो फार्मिक एसिड होता है वो भी एसिड रेन के लिए जिम्मेदार होता है। तो यहाँ पर जो ये ऑप्शन दिए गए हैं इनमें से बताना है कि कौन सा सही है। आप ध्यान रखिएगा कि जो जंगल की आग उससे बायोमास का दहन होता है उसमें उसकी वजह से जो फार्मिक एसिड होता है वो इंक्रीज होता है और उसकी वजह से अम्ल वर्षा भी होती है। मैं आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूँगा कि बायोमास क्या होता है। बायोमास बायोमास का नाम आपने पहले से सुना होगा। बायोमास ये जो हमारे नेचर में जो चीज़ें होती हैं जैसे लकड़ी, यानी जो ऑर्गेनिक मटेरियल्स होते हैं उनके जलाने पर जब उनको जलाया जाता है तो उसमें फार्मिक एसिड निकलता है। तो ध्यान रखिए जंगल में जो भी चीज़ें होती हैं ऑर्गेनिक जो सड़ जाती हैं, गल जाती हैं, वो सब बायोमास के अंतर्गत आती हैं। तो इस प्रश्न में जो पूछा था उसके अनुसार इसका ऑप्शन डी सही होगा। जंगल की आग से बायोमास का दहन जो होता है उसमें उसकी वजह से फार्मिक अम्ल का उत्पादन होता है और ये फार्मिक एसिड अम्ल वर्षा हेतु जिम्मेदार होता है। इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसमें कहा गया है कि निम्नलिखित में से किसकी मात्रा में सर्वाधिक अम्ल वर्षा होती है? आपको बताया गया है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इसके बाद सल्फ्यूरिक एसिड, इसके बाद नाइट्रिक एसिड, इसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड। तो बताना है कि किसकी मात्रा में सर्वाधिक अम्ल वर्षा होती है। तो आप ध्यान रखिएगा जो सल्फ्यूरिक एसिड होता है वो सर्वाधिक अम्ल वर्षा में सहायक होता है या फिर अम्ल वर्षा का कारण बनता है। सबसे अधिक कौन? सल्फ्यूरिक एसिड की वजह से।
तो इसका ऑप्शन आपका बी सही होगा। इसके बाद आता है अगला प्रश्न, जिसमें कहा गया है अम्ल वर्षा से होने वाली मानवीय बीमारियों एवं समस्याओं में से सही चयन करें। तो ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है और आपके एग्जाम में खास तौर से इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपने देखा होगा कि आजकल जो आपके परीक्षा के जो प्रश्न आते हैं उसमें ऐसे बहुत कम होता है कि एक क्वेश्चन दिया उसके बाद 4 ऑप्शन दिए। ऐसा ना करके वो कूट देते हैं, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन में ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज की आवश्यकता होती है। तो वो जानना चाहते हैं कि वास्तव में आपने कितने अच्छे से चीज़ों को पढ़ा है। तो यहाँ पर अम्ल वर्षा से होने वाली कुछ मानवीय बीमारियों एवं समस्याओं को दिया गया है, तो बताना है कि इसमें से कौन कौन सी सही होंगी। तो यहाँ पर ये आपको बोला गया है कैंसर होता है, किडनी की समस्या होती है, पल्मोनरी एम्फीसिया होता है, ब्रोंकाइटिस होता है, श्वास संबंधी रोग होते हैं। अब इसके बाद कोर्ट में पूछ दिया है कि केवल तीसरा, चौथा और पाँचवा है, या फिर केवल दूसरा, तीसरा, चौथा और पाँचवा है, या फिर केवल पहला, चौथा और पाँचवा है, या फिर ऑल ऑफ द अबव है। तो सोचिए जब मैंने इसके पहले जो वीडियो डिस्क्राइब किया था वहाँ पर मैं क्या क्या बताया था, तो आपको याद होगा शायद। मैं बताता हूँ, इसका जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। ये सारी चीज़ें हैं जो कि मानव के लिए बीमारी का कारण बनती हैं और समस्याएं उत्पन्न करती हैं। तो आप ऐसे प्रश्नों को ज़रूर ध्यान रखिएगा, और अगर आप चीज़ों को और भी अच्छे से समझना चाहते हैं तो मैंने जो वीडियो क्रिएट किया था इसके पहले अम्ल वर्षा का, उसको देखिएगा। वहाँ पर मैंने जो डिटेल इन्फॉर्मेशन दी है उससे आप इन सभी चीज़ों को समझ जाएंगे। इसके बाद आता है अगला क्वेश्चन, जिसमें कहा गया है कि ऐसा रिपोर्ट किया गया है कि भूमंडलीय तापन के कारण, यानी जो ग्लोबल वार्मिंग होती है उसकी वजह से समुद्री जल के पीएच मान में निरंतर कमी हो रही है। यानी ये बताया गया है कि जो ग्लोबल वार्मिंग है उसकी वजह से जो आपका समुद्री जल है उसकी पीएच मान में निरंतर कमी हो रही है। तो आपको याद होगा कि मैंने जो पहले वीडियो बनाया था उसमें आपको मैंने पीएच स्केल के बारे में बताया था। पीएच स्केल आपका जो एसिड और बेस अर्थात जो अम्ल और क्षार होता है उसको मेजर करने की एक स्केल होती है, जिसमें रेंज यानी प्रसार होता है 0 से लेकर 14 तक, और यहाँ पर होता है आपका 7 शो करता है उदासीन। और आप जितना 7 से 14 की ओर आगे जाते हैं उतना ज़्यादा क्षारीय होता है, और जितना आप 7 से 0 की ओर आते हैं इस साइड पे ये आपका अम्लीय होता है। तो ये पूछा है कि ग्लोबल वार्मिंग की वजह से समुद्री जल के पीएच का मान लगातार कम हो रहा है, तो इसका कारण बताना है। तो आपको यहाँ पर कुछ ये ऑप्शन दिए गए हैं, तो आप सोचिए कि इनमें से क्या हो सकता है। वैसे मैं आपको सीधा बताता हूँ, इसमें जो करेक्ट आंसर सही है दैट इज ऑप्शन ए, पहला वाला, समुद्री जल द्वारा CO2 का अपेक्षाकृत अधिक उद्ग्रहण। देखिए, उद्ग्रहण का मतलब अपटेक करने से, मतलब ग्रहण करने से, लेने से। तो है क्या कि आजकल हम देखते हैं जो इंडस्ट्रीज एक्टिविटीज़ है वो इतनी ज़्यादा हैं जिसकी वजह से CO2 क्या होता है, CO2 ज़्यादा मात्रा में निकलता है, और इसकी वजह से जो समुद्र होते हैं उसमें CO2 बहुत मात्रा में पहुंचता भी है, क्योंकि जो जो समुद्र होते हैं वो CO2 का भंडार ग्रहण होते हैं। तो इसके ज़्यादा पहुंचने से, अर्थात समुद्रों में कार्बन डाइऑक्साइड के ज़्यादा पहुंचने से वहाँ पर ये प्रॉब्लम हो रही है कि वहाँ पर जो समुद्र के जल का पीएच मान होता है वो लगातार कम होता जा रहा है। और भाई अगर ऐसा होगा तो मैं आपको पहले वीडियो में बताया था कि अगर जो समुद्री जल है या फिर जो भी जल होता है उसका अगर पीएच वैल्यू लगातार कम होता जाएगा तो वहाँ का जो जीव जंतु, जो प्राणी होते हैं, उनको बहुत समस्या होती है और उनकी डेथ भी हो जाती है। तो आप इस क्वेश्चन में जो ऑप्शन ए है इसको ध्यान रखिएगा। मैंने आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए यहाँ पर कुछ एक्स्ट्रा ऐड किया है कि कार्बन डाइऑक्साइड के लिए समुद्र एक भंडार गृह की तरह कार्य करता है, क्योंकि वहाँ पर बहुत ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड स्टोर हो जाता है। और अब क्या होता है कि मानव जनित क्रियाकलापों से उत्पादित 1/3 कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित कर जलवायु परिवर्तन हेतु यह बफर जोन की तरह कार्य करता है। यानी समुद्रों में बहुत ज़्यादा मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड इकट्ठा हो जाता है और वहाँ पे ये जलवायु परिवर्तन हेतु बफर जोन की तरह कार्य करता है। और रिसर्च ये भी बताते हैं कि समुद्र द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड की बड़ी मात्रा को अवशोषित किया जा रहा है, क्योंकि जब ज़्यादा मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो रहा है तो वो अवशोषण भी कहीं ना कहीं होगा, तो समुद्रों में ज़्यादा हो रहा है। अब इसकी प्रॉब्लम ये है कि वहाँ का जो जल है समुद्रों का उसमें रासायनिक परिवर्तन हो रहे हैं, और उसकी वजह से वहाँ का जो समुद्री जीवन चक्र है वो बहुत ज़्यादा प्रभावित हो रहा है।
तो आप इस तरह से इन चीज़ों को ध्यान रखिएगा। और सागरीय अम्लीकरण समुद्री रसायन में परिवर्तन को दर्शाता है, जो कि समुद्र पीएच मान में निम्नता के रूप में होता है। मतलब ये है, अगर सागरीय अम्लीकरण की प्रक्रिया हो रही है, इसका मतलब वहाँ पे जो पानी है, जो जल है, उसमें पीएच वैल्यू लगातार कम होती जा रही है। तो आप इसको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन के रूप में याद रखिएगा। इसके बाद यहाँ पर एक अगला क्वेश्चन आता है और ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। आप समझिए कि यहाँ पर जो क्वेश्चन लिखा है, मैंने इसमें ऑप्शन नहीं लिखे हैं, केवल बोला है कि निम्नलिखित युग्मों पर विचार करें। यहाँ पर युग्मों लिखा हुआ है और इसके बाद यहाँ पर कहा गया है अम्ल वर्षा के कारक यौगिक और स्रोत। यहाँ पर ये आपको कुछ कारक यौगिक बताए गए हैं और यहाँ पर ये स्रोत दिए गए हैं। इस क्वेश्चन को कई तरीके से पूछा जा सकता है। समझिए, यहाँ पर ये एक आपको जो क्वेश्चन दिख रहा है ना, इससे कम 10 तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं, क्योंकि इसे में कूट बनाकर पूछा जा सकता है, केवल एक ऑप्शन देके पूछा जा सकता है। तो कई तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, लेकिन अब आपकी जानकारी के लिए मैं सीधे बताऊं कि अब यहाँ पर जो क्वेश्चन दिया है, इसे हम मैचिंग के रूप में देखेंगे कि किसका किससे सही मैच करता है, और उसके अनुसार हम समझ लेंगे कि कौन सा जो अम्ल वर्षा का कारक यौगिक है उसका स्रोत क्या है। बस हमें ये समझना है, और इसके बाद कैसे भी प्रश्न पूछा जाए तो उसे तो कर ही लेंगे। तो अगर आपने पहले, जब मैं अम्ल वर्षा के बारे में समझाया था, अगर आपने उसको देखा होगा, तो निश्चित ही आप इसमें से काफ़ी कुछ सही करने वाले हैं। तो मैं सीधी बात करता हूँ कि इसमें से आप बताइए पहले किस किस का मैच हो रहा है, यानी इसमें से और इसमें से किसका मैचिंग पहले से है। तो अब मैच करते हैं सीधा सा और देखते हैं कि कौन सा किससे मैच होता है। देखिए, मीथेन के बारे में मैं आपको पहले बताया था। जो मीथेन होता है वो पालतू जो पशु होते हैं, वो जो जुगाली करते हैं, उसके माध्यम से मीथेन निकलता है। और इसके बाद मीथेन और भी कई तरीके से निकलता है, जैसे कि आर्द्र भूमि वाली जो जगह होती हैं उससे भी निकलता है, धान के खेत से भी निकलता है, कोयले के खनन से भी निकलता है। तो आप इसका मैचिंग इससे है यहाँ पर, लेकिन साथ में और इन्फॉर्मेशन को याद रखिए। अब बात अगर आती है सल्फ़र की, तो सल्फ़र के बारे में आपको मैं पहले बताया था। जो सल्फ़र होता है वो भी आपके कई स्रोत से निकलता है, लेकिन इसमें देखेंगे तो जैसे मैं शुरू में ही बताया था, सल्फ़र कोयले के दहन से निकलता है, तो आपका इससे मैच हो गया। वैसे और भी कई चीज़ें होती हैं, जैसे कि पेट्रोलियम पदार्थों के जलने से होता है, ज्वालामुखी उद्गार से होता है, तो उनको भी याद रखिएगा। तो इसका इससे मैच हो गया। अब बात आती है अमोनिया का, यानी अमोनिया जो NH3 होता है वो कहाँ से निकलता है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा, जो अमोनिया होता है, अमोनिया कृषि कार्यों से निकलता है। तो क्या यहाँ पर हमें बोला गया कि कृषि कार्य इसमें कहीं है, तो इसमें कृषि कार्यों से कहीं पे कोई मैचिंग नहीं मिलती है, तो इसे आप थोड़ा सा रहने दीजिए। इसके बाद देखिए, जो नाइट्रोजन होता है वो आकाशीय विद्युत से निकलता है, तो इसका इससे मैच होता है। कार्बन मोनोऑक्साइड ये आपके धूम्रपान से निकलता है, तो ये से आपका मैच होता है। और ज्वालामुखी उद्गार से, तो ज्वालामुखी उद्गार से आपका बेसिकली नाइट्रोजन भी निकलता है, ज्वालामुखी उद्गार से नाइट्रोजन भी निकलता है, तो इसका मैच लगभग इससे कुछ हो जाएगा। अमोनिया वैसे आपका निकलता है, जो कि जैसे बाथरूम्स होते हैं तो वहाँ से भी अमोनिया निकलता है, तो आप उसको बेसिकली याद रख सकते हैं। बट यहाँ पर जो भी जैसे मैच था इसको समझिएगा, बिकॉज इसी से संबंधित प्रश्न कई बार पूछ लिए जाते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आप PDF को अवश्य प्राप्त कीजिएगा। PDF आपको मिल जाएगा टेलीग्राम पर, वहाँ पर जाइए और अपनी स्टडी को बेहतरीन कीजिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलता हूँ आपसे मैं नेक्स्ट वीडियो में।